का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने ए टू जेड क्वेश्चन सोल्व कराने की एक सीरीज़ शुरू की थी, जिसके चलते आज हम एक्सरसाइज 15.5 यानी कि प्रोबेबिलिटी की फिफ्थ एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब तक आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट का पता नहीं लगता है। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। साथ ही इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 15.5 पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ कि एक्सरसाइज 15.5 के जो क्वेश्चन होंगे और एक्सरसाइज 15.6 के जो क्वेश्चन होंगे वो देखने में सेम होंगे। इसलिए ये आपको दिक्कत करेंगे एग्जाम के अंदर कि इसमें लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगनी है या बेस थ्योरम लगनी है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 15.6, उसमें हम बेस थ्योरम के क्वेश्चन पढ़ेंगे और अभी हम पढ़ रहे हैं 15.5 यानी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी कब लगता है, जब मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 बैग है, ठीक है, और 2 बैग में दोनों बैग में सेम कलर की बॉल्स हैं। मान लीजिए फर्स्ट बैग में भाई रेड और वाइट बॉल है, ऐसे ही सेकंड बैग में भी रेड और वाइट बॉल है। अब यहाँ से बोला जाता है कि 1 बॉल इज ड्रा फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, मतलब किसी एक बैग के अंदर से एक बॉल निकाली गई है। मतलब जो बैग सेलेक्ट हुआ उसको यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है। अगर सेलेक्टेड बैग को, मतलब जिसमें से बॉल ड्रा हो रही है या कोई भी चीज़ है, कॉइन वगैरह भी हो सकते हैं, जो चीज़ ड्रा हो रही है उसको डिफाइन नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में तो लगता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अगर उस बैग को या उस जो भी कंपार्टमेंट है, कोई भी कॉइन वगैरह निकालना है या कुछ भी है, मतलब उस चीज़ को जिसमें से ड्रा हो रहा है उसको डिफाइन कर दिया जाता है, तो उस केस में लगेगी बेस थ्योरम, जो कि हम अगली एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। मतलब जिसमें से ड्रा हो रहा है उसको डिफाइन कर दिया जाता है तो बेस थ्योरम, और डिफाइन नहीं किया जाता है तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो एक्सरसाइज 15.5 के टू जेड क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, आप ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम, और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स की बुक को हम सोल्व करा रहे हैं। तो आप बुक लेकर के बैठे हैं, क्वेश्चन आपके सामने होंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है भाई, फर्स्ट बैग के अंदर हमारे पास रेड बॉल है 4, ब्लैक बॉल है 3, तो टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 7। ऐसे ही सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल है 2, ब्लैक बॉल है 4, टोटल बॉल कितनी हो जाएगी 6। अब देखिए आगे क्या बोला गया है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ पा रहे हैं बुक के अंदर तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ होगा कि 1 बॉल इज ड्रा फ्रॉम सेलेक्टेड बैग, एक बॉल निकाली जाएगी सेलेक्टेड बैग में से, जो बैग सेलेक्ट होगा उसमें से एक बॉल निकाली जाएगी और वो रेड कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम E1 एक इवेंट हमने लेट कर लिया, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ फर्स्ट बैग। फर्स्ट बैग को हम किससे लिखेंगे, E1 से लिखेंगे, और E2 बी द बैग, E2 बी द इवेंट। फर्स्ट बैग की जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, वो हमने किससे लिख लिया भाई, यहाँ पर E1 से लिख लिया। ठीक है, और सेकंड बैग के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हमने किससे लिख लिया है, E2 से लिख लिया है। अब देखिए 2 बैग है, 2 बैग में से सिलेक्ट तो एक ही होना है भाई। 2 बैग आपके पास सामने रखे हुए हैं और उनमें ये रेड और ब्लैक बॉल्स हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कि भाई कोई भी एक रेड बॉल निकालनी है आपको, तो आप या तो फर्स्ट बैग को उठाएंगे या सेकंड बैग को उठाएंगे। तो पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पर लिखनी होगी। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं हमारे पास, 2 है, सेलेक्ट होना है 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट कितना होना है 1, और बैग कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। किसकी, फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की। सेम सेकंड बैग के सिलेक्शन की भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो देखिए फर्स्ट बैग यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2, और E2 की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। यानी कि ये भी कह सकते हैं आप कि दोनों के सिलेक्शन के जो चांस है वो 50-50% होंगे, और 50% का मतलब 1/2 ही होता है, परसेंट हटा करके कैंसिल करेंगे तो आप। अब देखिए ये बात तो पहले ही क्लियर कर दी गई है कि जो प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है वो कैसी बॉल की निकालनी है, रेड बॉल की निकालनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स फ्रॉम फर्स्ट बैग। अगर मान लीजिए फर्स्ट बैग का सिलेक्शन होता है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पर रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम A से लिख रहे हैं, और अपोन में E1 क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट बैग का सिलेक्शन होगा उस, ये लेट करके चल रहे हैं हम, ये मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट बैग सेलेक्ट होगा और तब उसके अंदर से रेड बॉल निकालनी है। ठीक है,
तो रेड बॉल फर्स्ट बैग के अंदर रेड बॉल कितनी आप देख सकते हैं, फर्स्ट बैग के अंदर रेड बॉल है 4 हमारे पास, और टोटल कितनी थी भाई 7। तो रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 4/7, यानी कि फर्स्ट बैग अगर सेलेक्ट होता है तो रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7। सेम इसी प्रकार से सेकंड बैग अगर सेलेक्ट होता है तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम A/E2, यानी कि जो ए है उसकी प्रोबेबिलिटी E2 पर डिपेंड करेगी कि सेकंड बैग जब सेलेक्ट होगा तब, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट के केस हो गए हैं भाई। तो सेकंड बैग में हमारे पास रेड बॉल कितनी थी 2 और टोटल कितनी थी 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6। अब हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ठीक है। ऐसे ही थर्ड बैग होता तो उसकी हो जाती है, मतलब पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर उसमें ड्रा की प्रोबेबिलिटी, ऐसे सेकंड केस में पहले बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर उसमें से ड्रा की प्रोबेबिलिटी, ऐसे थर्ड बैग होता तो उसका हो जाता, फोर्थ का भी सेम ऐसे ही हो जाता, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, सभी की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो E1 की प्रोबेबिलिटी थी 1/2, A/E1 था आपका 4/7, E2 था आपका 1/2 और A/E2 कितना था 2/6। तो इसको कैंसिल करेंगे 2/7 अब प्लस 1/6 आ जाएगा और एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई करेंगे तो 19/42 हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। आप अपनी सुविधा के लिए इस टाइप से एक ट्री भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट सोल्व करने में दिक्कत आती है तो ऐसे ट्री बना सकते हैं भाई कि ये फर्स्ट बैग के लिए ब्रांच बना ली हमने और ये सेकंड बैग के लिए। फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 और सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 होगी, ठीक है। अब फर्स्ट बैग इस ब्रांच पर काम कर रहे हैं तो मतलब हम फर्स्ट बैग की बात कर रहे हैं और फर्स्ट बैग में से रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट बैग में रेड बॉल कितनी है 4 और टोटल कितनी है 7, और इसकी जो सेकंड ब्रांच होती है उसमें उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, मतलब A बार की। तो खाली ये केस लिखना होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कभी भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब सेकंड ब्रांच पर इस वाली ब्रांच पर जाएंगे तो इसमें से रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसमें रेड बॉल कितनी थी 2 और टोटल कितनी थी 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/6 और यहाँ पर इसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी जो आपको कभी भी लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें जब हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लगाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, और वही लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई है वही सेम इस ट्री के अंदर कर रखी है। तो आप अपनी हेल्प के लिए ऐसा कर सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एक पर्स है हमारे पास जिसमें 50 पैसे कॉइन है 3 और 1 रुपीज़ के कॉइन है 2, टोटल हो गए 5। ऐसे 50 पैसे कॉइन यहाँ पर सेकंड बैग पर्स में कितने हैं 2, 1 रुपये कॉइन कितने हैं 3 और टोटल कितने हो जाएंगे भाई 5। अब देखिए क्या बोला है कि किसी एक के अंदर से आपको क्या करना है, किसी एक के अंदर से जो 1 रुपये कॉइन निकालना है किसी भी एक के अंदर से। तो सबसे पहले तो पर्स का सिलेक्शन होगा कि कौन सा पर्स उठाया जाएगा। तो E1 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्स के लिए और E2 किसके लिए यूज़ कर रहे हैं सेकंड पर्स के लिए, ये आप लिख के बताएंगे स्टेटमेंट में। अब सेलेक्ट होना है एक पर्स कितने हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 भी 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी 1/2। अब सेलेक्टेड में से 1 रुपये कॉइन निकालना है, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का निकालना है। अगर फर्स्ट बैग की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी को 1 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी को हम A से लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर A/E1 क्योंकि हम फर्स्ट बैग को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट बैग में 1 रुपये के सिक्के कितने थे हमारे पास 2 कॉइन्स थे, 1 रुपीज़ के कितने कॉइन्स थे 2 और टोटल कितने थे भाई 5। तो फर्स्ट बैग में से 1 रुपये कॉइन का 1 रुपीज़ कॉइन निकलेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/5। ऐसे ही सेकंड बैग के अंदर से भी 1 रुपीज़ कॉइन के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1 रुपीज़ कॉइन थे 3 और टोटल थे 5, तो 3/5। ये आपको समझ में आ गया होगा कि A/E2 या A/E1 यहाँ पर क्यों लिखा गया है भाई। ये A जो है वो तो बता रहा है 1 रुपये कॉइन की प्रोबेबिलिटी को कब, जब फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ हो, इसलिए E1। और यहाँ पर E2 क्यों है, क्योंकि जब सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है। इसके लिए सेम इस प्रकार से आप ट्री बना सकते हैं बनाना चाहें तो। इसके बाद आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना है। तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसमें से ड्रा की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी उसमें से ड्रा की प्रोबेबिलिटी, यानी कि E1 A/E1 प्लस E2 A/E2। तो
तो इनकी प्रोबेबिलिटियाँ रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया और 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि 2/10 हो जाएगा। 3 1 जा 3 और 2 5 जा 10, तो 3/10। एलसीएम लेंगे 5/10, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये ट्री आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है भाई हमारे पास, तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर है फर्स्ट बैग के अंदर वाइट बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 6, तो टोटल कितनी हो गई 11 हो गई है भाई। टोटल कितनी हो गई है 11, ठीक है। और यहाँ पर भी वाइट बॉल है 4, टोटल है 3, सॉरी ब्लैक है 3, और टोटल कितनी हो गई है 7। अब E1 सेम वही बातें हैं, E1 फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी और E2 किसकी होगी, सेकेंड बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी। यहाँ पर सॉरी 1 मिनट, ये क्वेश्चन सिलेक्शन का नहीं है। इसके अंदर आप स्टेटमेंट अगर इसकी पढ़ पा रहे हैं तो यहाँ पर बोला गया होगा कि जो सिलेक्टेड बॉल है, तो ये क्या है भाई, इसमें बॉल ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए एक बार बुक से। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट बैग से और सेकंड बैग में एक बॉल को क्या किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब फर्स्ट बैग में से एक बॉल को निकाला और उसको किस में डाल दिया गया, सेकंड बैग में। अब यहाँ पर फिर सेकंड बैग से एक बॉल निकाली जाएगी और वो निकाली हुई बॉल कैसे कलर की हो, ब्लैक कलर की हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो देखिए केस कहाँ पर बना, किस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन होते हैं, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट बैग से एक बॉल निकाल करके सेकंड बैग में ट्रांसफ़र कर दी गई है, उसका कलर चेक नहीं किया गया, मतलब हमें पता नहीं कि वो किस कलर की गई। तो यहाँ पर ही दो केस हो गए कि भाई एक तो जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है हो सकता है वो वाइट कलर की ट्रांसफ़र हुई हो, या हो सकता है ब्लैक कलर की ट्रांसफ़र हुई हो। मतलब फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है, या तो वो वाइट कलर की ट्रांसफ़र हुई होगी या फिर ब्लैक कलर की ट्रांसफ़र हुई होगी। और फिर सेकंड बैग के अंदर से एक बॉल और निकाली जाएगी ट्रांसफ़र के बाद, आफ्टर ट्रांसफ़र, ठीक है। और वो सेकंड बैग से जो बॉल निकाली जाएगी वो ब्लैक कलर की होगी, ये क्लियर कर दिया है उसने। तब आपको उस ब्लैक कलर की बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी है। तो देखिए ट्रांसफ़र से ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि जो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वो बॉल कहाँ से निकल के आई है, सेकंड बैग से। तो बैग यहाँ पर डिफाइन कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैग के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ पर यूज होगी नहीं, ठीक है। तो मुद्दा कहाँ बना, मेन केस कहाँ है भाई, मेन केस है ट्रांसफ़र पर। ट्रांसफ़र पर दो बातें हो रही है कि या तो वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई है या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र हुई है। तो एक बार हम वाइट को डिस्कस करेंगे, एक बार ब्लैक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब भी समस्या है तो आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लें वीडियो को। तो यहाँ पर अब पहले E1 किसके लिए यूज कर रहे हैं कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई वो कैसे कलर की थी, वाइट कलर की थी। अब वाइट कलर की बॉल कितनी है भाई 5, और टोटल कितनी थी 11 थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/11, ठीक है। अगर बॉल जो है वो ट्रांसफ़र हुई है ब्लैक कलर की, तो ब्लैक कलर की बॉल कितनी है हमारे पास, ब्लैक कलर की बॉल है 6 और टोटल कितनी है 11, तो 6/11। तो ये तो किसकी बात हो गई, ट्रांसफ़र की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब सेकंड बैग के अंदर से एक बॉल निकालेंगे, एक बार वाइट को लेकर के डिस्कस करेंगे, एक बार ब्लैक को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो चलिए ए जो है इवेंट है, किस चीज़ के लिए यूज होगा, ए बी द इवेंट ब्लैक कलर के लिए यूज होगा, और किस बैग में से, सेकंड बैग में से, ठीक है। अभी इस ट्री के माध्यम से समझते हैं हम इस चीज़ को, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए ये जो ब्रांच थी हमारी, ये जो ब्रांच थी इसमें हमने रखा था E1 जो है वो किसके लिए यूज किया था, वाइट बॉल के लिए। और वाइट बॉल फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है वो कैसे कलर की थी, वाइट कलर की, उसकी प्रोबेबिलिटी ये थी। और फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है वो कैसे कलर की थी, ब्लैक कलर की थी। ऐसा लेट करके चल रहे हैं हम, उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने E2 से लिखा है। अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो कैसे होगा, जब हम इस ब्रांच पर काम करेंगे तो हम ये लेट करके चलेंगे कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई वो वाइट कलर की थी, और इस ब्रांच पर काम करेंगे तो ये लेट करके चलेंगे कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में जो बॉल ट्रांसफ़र हुई वो ब्लैक कलर की थी। अब सेकंड बैग के अंदर से बॉल निकालनी है, तो इस ब्रांच पे पहले काम करते हैं। मतलब ट्रांसफ़र बॉल कैसे कलर की थी, वाइट कलर की। तो इसका मतलब सेकंड बैग में वाइट कलर की जो बॉल है उसकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन हमें तो सेकंड बैग से कैसी बॉल निकालनी है, ब्लैक। तो ब्लैक तो सेम ही रहेगी, मतलब ब्लैक तो कितनी थी, पहले भी 3 थी, अब भी 3 है, तो 3 ही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8। 8 कैसे हुई, क्योंकि सेकंड बैग में बॉल थी 7, एक ट्रांसफ़र होके आई तो टोटल 8 हो गई, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/8।
और ये इसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है जो आपको कभी नहीं लिखनी है, ठीक है। अब इस ब्रांच पर काम करेंगे तो हम मान के चलेंगे कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई वो कैसे कलर की हुई, ब्लैक कलर की हुई, और ब्लैक कलर की बॉल आपको सेकंड बैग में से निकालनी है। तो 3 बॉल तो पहले ही, 3 बॉल तो पहले ही थी सेकंड बैग में ब्लैक कलर की, एक ट्रांसफ़र होके आ गई, तो टोटल अब ब्लैक बॉल कितनी हो गई है, 4 हो गई है, और टोटल कितनी हो गई है, 8। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 4/8। यानी कि इस ब्रांच पर काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वाइट बॉल को ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी लिखी है वो वाइट बॉल के ट्रांसफ़र की लिखी है। और इस ब्रांच पर काम करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है वो कैसे कलर की हुई है, ब्लैक कलर की। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सेकंड बैग में से तो ब्लैक कलर की ही बॉल निकालनी है, ये क्वेश्चन में क्लियर किया गया था। आप, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब भी अगर समस्या है तो आप देखिए। अब ये क्या हुआ है भाई, यहाँ पर प्रोबेबिलिटियाँ तो हम सभी की निकाल चुके थे। ये वाइट बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी थी, ये ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी थी, और 3/8 हमारी किसकी आई थी, जब E1 को, यानी कि वाइट बॉल ट्रांसफ़र हुई थी उस केस में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी थी, यानी कि इस ब्रांच की, और 4/8 इस ब्रांच की थी। अब इसमें टोटल लाओ प्रोबेबिलिटी लगाएंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो ये करा दिया हमने। यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 15/88 आ जाएगा, 24/88 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 39/88, आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो मेन फोकस किस पर करना है आपको, ट्रांसफ़र पर फोकस करना है कि जो ट्रांसफ़र बॉल हुई है उसमें कितने केस बन सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड मिलेगा। तो फर्स्ट बैग में वाइट बॉल है 3 और रेड बॉल है 2, टोटल हो गई 5। सेकंड बैग में वाइट बॉल है 2, रेड बॉल है 4, टोटल हो गई 6। अब ई इवेंट किसके लिए यूज किया गया है, वाइट बॉल ट्रांसफ़र के लिए, और E2 किसके लिए यूज किया गया है भाई, रेड बॉल ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है। सेम वही ट्रांसफ़र का ही क्वेश्चन है। और ए इवेंट, अब सेकंड बैग में से जो बॉल निकालनी है वो कैसे कलर की निकालनी है, रेड कलर की निकालनी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र पर कि ट्रांसफ़र जो है वो किस कलर की बॉल हुई है। तो देखिए 2 बातें यहाँ पर हो सकती है कि फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में एक ही बॉल गई है, या तो वो गई है वाइट कलर की या फिर वो गई है रेड कलर की। तो इससे हम 2 ब्रांच बना लेंगे, एक ब्रांच किसके लिए बनाएंगे, वाइट के लिए, और एक ब्रांच किसके लिए बना लेंगे, रेड के लिए, ठीक है। तो वाइट कितनी हमारी 3 है और टोटल कितनी है 5, तो ये ब्रांच की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। और रेड कितनी है 2 है, टोटल कितनी है 5, तो इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/5। तो ऐसे ब्रांच से आप हेल्प लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था वैसा ही यहाँ पर लिखा गया है, A/, ये थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है इसने, तो वैसे मैं आपको बता चुका हूँ ये चीज़। तो यहाँ पर वाइट बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी 3/5, और रेड बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी 2/5। ये दोनों आप याद रखें। अब ट्रांसफ़र होने के बाद इसमें से रेड कलर की बॉल निकालनी है, तो ब्रांच पर जाकर के समझते हैं। देखिए ये मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर ये वाइट बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी और ये रेड बॉल ट्रांसफ़र की प्रोबेबिलिटी। अब अगर वाइट ट्रांसफ़र होगी तो सेकंड बैग में से तो हमें रेड कलर की ही निकालनी है, तो रेड पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, टोटल तो बढ़ेगी लेकिन रेड तो नहीं बढ़ेगी ना। तो कैसी बढ़ेगी, वो वाइट वाली बढ़ेगी हमारी, है ना। तो रेड तो पहले कितनी थी 4, अब भी 4 ही रहेगी, लेकिन टोटल अब कितनी हो जाएगी 7। और यहाँ तो ये फेलियर की प्रोबेबिलिटी है जो आपको नहीं लिखनी है, ठीक है। इस ब्रांच पर काम करेंगे तो, और इस ब्रांच पर काम करेंगे तो हम ये लेट करके चलेंगे कि जो बॉल ट्रांसफ़र हुई है वो कैसे कलर की हुई है, रेड कलर की हुई है। यानी कि अब रेड कलर की बॉल सेकंड बैग में कितनी हो चुकी है 5 हो चुकी है, 4 तो पहले से ही थी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/7, टोटल कितनी हो चुकी है 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर से बताता हूँ देखिए। अब ये प्रोबेबिलिटियाँ लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कराना है प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट, इसी हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर देखिए अप्लाई किया गया है। 3/5 × 4/7, 2/5 × 5/7, इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो 12/35 आ जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे 10/35 आ जाएगा। दोनों का सम कराएंगे एलसीएम लेके, तो फाइनल आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो मेन आपको ध्यान जो देना है वो किस पर चीज़ पर देना है, ट्रांसफ़र पर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है अब, क्वेश्चन नंबर है 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना हमारा, उसमें क्या है क्वेश्चन ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड, लेकिन इसमें बैग डबल नहीं है, सिंगल बैग है। और उसमें कैसे ट्रांसफ़र हुआ है आप देखिए, समझिए क्वेश्चन को क्या बोला गया है,
स्टेटमेंट को आप ध्यान से एक बार पढ़ ले बुक से, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि एक बैग है भाई जिसके अंदर रेड बॉल्स तो कितनी है 5 है और ब्लैक बॉल भी कितनी 5 है, टोटल कितनी हो गई 10। अभी इसमें बोला गया है कि 1 बॉल ड्रा होती है, एक बॉल निकाली जाती है, अगर वो रेड कलर की निकाली जाएगी तो रेड कलर की 2 और बॉल इस बैग में एडिशनल डाल दी जाएगी, यानी कि टोटल अब 12 कर दी जाएगी। अगर वो निकाली हुई बॉल वाइट कलर की होती है, निकाली हुई बॉल वाइट कलर की अगर होती है तो एडिशनल बॉल भी जो डाली जाएगी वाइट कलर की, मतलब एक बॉल को खाली बस जस्ट निकाल के देखा गया है, उसका कलर देखा गया है। अगर वो रेड कलर की है तो 2 एडिशनल बॉल भी रेड कलर की ही डलेगी, अगर वो ब्लैक कलर की है तो 2 एडिशनल बॉल भी ब्लैक कलर की ही डलेगी, और जो निकाली गई थी उसको भी वापस से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, E1 किसके लिए यूज कर लेते हैं, रेड बॉल के लिए, कि भाई वो जो निकाली गई बॉल थी वो रेड कलर की थी, और E2 किसके लिए यूज कर लेते हैं, ब्लैक कलर के लिए। तो देखिए आइए समझते हैं, ट्री के माध्यम से समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पर E1 हमने किसके लिए यूज किया है, रेड के लिए, ठीक है, और E2 किसके लिए यूज किया है, ब्लैक के लिए। और फिर जो बॉल ड्रा होगी, स्टेटमेंट को अगर आप पूरी पढ़ पा रहे हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या बोला है, आफ्टर ट्रांसफ़र 2 बॉल्स ट्रांसफ़र होने के बाद आपको रेड कलर की बॉल निकालनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे, जब फर्स्ट बॉल ड्रा हुई थी तो वो रेड कलर की हुई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि शुरुआत के अंदर क्या था, 5 ही रेड थी 5 ही ब्लैक थी, एक फर्स्ट बॉल इसमें से निकाली गई थी तो ये रेड कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और ये ब्लैक कलर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए रेड कलर की बॉल कितनी है 5, टोटल कितनी है 10, तो 5/10 हो जाएगी, और ब्लैक कलर की भी 5 है, टोटल कितनी है 10, तो ब्लैक कलर की भी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/10 हो जाएगी, ठीक है। अब इस ब्रांच पे काम करेंगे तो ध्यान रखना है कि रेड कलर की 2 एडिशनल बॉल डाली गई है, और इस ब्रांच पर काम करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि एडिशनल बॉल किस कलर की डाली गई है, ब्लैक कलर की, ठीक है। तो पहले हम इस ब्रांच पर काम कर रहे हैं, और एक इस चीज़ के लिए यूज कर रहे हैं, सेकंड ड्रा हुआ है, ये तो फर्स्ट ड्रा डिस्कस किया था, फिर सेकंड ड्रा के अंदर रेड बॉल निकली है, ये क्लियर कर दिया गया है। इसकी ही प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है कि सेकंड ड्रा फिर से हुआ और जिसके अंदर रेड कलर की बॉल निकली, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो ये इस ब्रांच पर काम कर रहे हैं, तो 2 एडिशनल बॉल किस कलर की डली, रेड की, 5 पहले से थी, 2 और डल गई तो कितनी हो गई 7, और टोटल पहले 10 थी, 2 और डल गई तो कितनी हो गई, टोटल 12 हो गई है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 7/12, और ये तो आपको लिखनी नहीं है। अब इस ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो ये मान के चलेंगे कि 2 एडिशनल बॉल कैसे कलर की गई है, ब्लैक कलर की, लेकिन हमें तो प्रोबेबिलिटी कैसे कलर की निकालनी है, रेड कलर की, क्योंकि सेकंड ड्रा में उसने क्लियर किया है कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो रेड बॉल तो कितनी रही 5 रही, लेकिन टोटल अब कितनी हो गई है 12, ठीक है। 2 ब्लैक कलर की बॉल आई ना, इस ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो यही मान के चलेंगे कि एडिशनल बॉल किस कलर की डली, ब्लैक कलर की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, 5/12 हो जाएगी। अब इसके अंदर हमें टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाना है, ये सेम बातें यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, मैंने आपको ट्री के माध्यम से समझा दिया है। तो यहाँ पर E1 A/E1 E2 A/E2, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये अप्लाई किया, प्रोडक्ट कराया, और एलसीएम लेंगे, कैंसिल करेंगे तो फाइनल रिजल्ट ये आ जाएगा, ये कोई नई बात नहीं है, या तो आप भी कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ थी वो ट्रांसफ़र के केस को डिस्कस करने की थी, 2 एडिशनल बॉल डालने की थी, तो वो आपको क्लियर हो चुकी होगी उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और 6 भी इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, 6 के अंदर की हमारे पास 3 मशीनें हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, जो कि क्या बनाती है, बोल्ट्स बनाती है। तो E1 जो इवेंट है उसको हमने किसके लिए यूज कर रहे हैं, E1 इवेंट को हम यूज कर रहे हैं मशीन A के लिए, E2 को मशीन B के लिए, और E3 को मशीन C के लिए। मतलब ए मशीन की प्रोबेबिलिटी को E1 से लिखेंगे, बी मशीन की प्रोबेबिलिटी को E2 से लिखेंगे, और सी मशीन की प्रोबेबिलिटी को E3 से लिखेंगे। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी वगैरह आपको गिवन होती है परसेंट के की फॉर्म में। तो फर्स्ट यानी कि मशीन ए की का प्रोडक्शन जो आपको गिवन था वो 25% था, परसेंट हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा। तो E1 जो है वो 25/100 हो गया। ऐसे ही E2 आपको गिवन था सेकंड बी मशीन के लिए 35% कितना हो जाएगा, 35/100 हो जाएगा। सी मशीन के लिए हो जाएगा 40%, यानी कि 40/100 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी मशीन कोई चीज़ बनाती है तो उसमें डिफेक्टिव पीस भी हो जाते हैं, तो आपको डिफेक्टिव पीस की ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बतानी है। तो उसने बोला है कि ए जो इवेंट है वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, डिफेक्टिव बोल्ट्स को डिनोट कर रहा है। तो वो डिफेक्टिव बोल्ट्स बताया इसने कि
फर्स्ट मशीन जो है वो 5% डिफेक्टिव वोल्ट बनाती है, तो A/E1, E1 किसके लिए था, मशीन फर्स्ट के लिए, ठीक है। और डिफेक्टिव को यहाँ A से लिखा गया है, तो A/E1 मतलब फर्स्ट मशीन का डिफेक्टिव पीस कितने होंगे, 5%, तो 5/100 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये सब कुछ आपको गिवन है, बस आपको परसेंट हटा करके अपॉन में 100 लिखना है, ठीक है। सेकंड मशीन के डिफेक्टिव पीस कितने हैं, 4/100 हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी 4% गिवन था ये। और सी मशीन की का डिफेक्टिव पीस कितने गिवन थे, 2%, तो 2/100। अब सेम यहाँ पर 3 टर्म्स हो गई है, तो E1 A/E1, E2 A/E2, E3 A/E3, इनकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे और इनके प्रोडक्ट का सम करा देंगे। पहले इनका प्रोडक्ट कराएंगे, फिर एलसीएम लेके सम कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ये कैंसिल वेंसिल करने के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया गया है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही है कि भाई कितनी जीरो जाए, 4 जीरो जाए तो 4 डिजिट छोड़ करके डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, 3 डिजिट पहले ही है, एक जीरो लगा देंगे और डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। ट्री के माध्यम से समझना है तो भी वही बात रहेगी। देखो इसके अंदर क्या है, ये पहली मशीन 25/100, ये दूसरी मशीन 35/100, ये तीसरी मशीन 40% था तो 40/100, और फिर इधर इनके डिफेक्टिव पीस की प्रोबेबिलिटियाँ रख दी गई है नेगेटिव वाली, यानी कि फेलियर्स वाली प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी नहीं है। इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक ये इस एक्सरसाइज का, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको और समझ लेते हैं हम। तो देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर भाई, फर्स्ट बैग के अंदर तो ब्लैक बॉल है 3, वाइट बॉल है 4, टोटल हो गई 7। सेकंड बैग में ब्लैक बॉल है 4, वाइट बॉल है 3, टोटल हो गई यहाँ पर भी 7। अब यहाँ पर क्या कर रहा है ये, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, ये एक डाई को थ्रो करके उसके माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करेगा। तो डाई को थ्रो करने से अगर नंबर मिलता है 1 और 3, डाई का अगर नंबर हमें 1 और 3 मिलता है तो हम फर्स्ट बैग के अंदर से बॉल निकालेंगे। अगर डाई को थ्रो करने से नंबर हमें 2, 4, 5, 6 मतलब इनमें से मिलता है तो हम सेकंड बैग के अंदर से बॉल निकालेंगे। अब सबसे पहले तो हमें यही डिस्कस करना है कि डाई को थ्रो करने से 1, 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और 2, 4, 5, 6 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए ये कितने नंबर है, 2 नंबर है, यानी कि E1 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितने नंबर थे, ये 2 थे, टोटल डाई में कितने होते हैं 6, तो 2/6 कैंसिल करने पर 1/3, यानी कि डाई को थ्रो करने से 1 और 3 मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 होगी। और ये कितने नंबर है भाई, 4 नंबर है, टोटल कितने होते हैं 6, तो 4/6, यहाँ पर E2 है ये, ठीक है, 4/6 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो 2/3, यानी कि फर्स्ट बैग में से बॉल निकलने के चांसेस तो कितने हो गए 1/3, क्योंकि फर्स्ट बैग में से बॉल तभी निकलेगी जब ये आएगा और सेकंड बैग में से बॉल निकलेगी तभी ये आएगा। तो चलिए इन चीज़ों को ब्रांचों पे भी देख लेते हैं। ब्रांच पर बना रखा है हमने यहाँ पर, ये देखिए, तो ये E1 तो क्या हो गया आपका 1/3 और E2 तो क्या हो गया 2/3। अब इस ब्रांच पर काम करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें फर्स्ट बैग से बॉल निकालनी है, और इस ब्रांच पर काम करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि हमें सेकंड बैग से बॉल निकालनी है। अब बॉल जो निकालनी है वो किस कलर की निकालनी है, ये भी क्वेश्चन में क्लियर किया गया है कि वो कैसे कलर की बॉल निकालनी है भाई, ब्लैक कलर की बॉल निकालनी है। तो हम पहले E1 पर काम कर रहे हैं, तो E1 यानी कि फर्स्ट बैग के अंदर ब्लैक कलर की बॉल कितनी है 3 और टोटल कितनी है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7। अब E2 पर काम कर रहे हैं, तो E2 यानी कि सेकंड बैग, और सेकंड बैग में ब्लैक कलर की बॉल कितनी है 4, टोटल कितनी है 7, तो 4/7। तो इनको हमने यहाँ पर ब्रांच पर भी रख दिया है, देखिए 3/7 और 4/7, ये तो किसकी होती है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है जो आपको लिखनी नहीं होती है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर लगा दिया गया है। तो ये E1 A/E1 की, E2 A/E2 की, इनका प्रोडक्ट कराने के बाद एलसीएम और फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।